जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की महामैराथन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक बात करेंगे कि अपनी जो 4 महामैराथन क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्टों को जो अभी तक पढ़ाया गया है उनको बेहतर तरीके से समझा होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट किया होगा, रिवीजन किया होगा और जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं उन सभी क्वेश्चनों को कम से कम आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर किया होगा, क्योंकि आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आप परफेक्ट हो जाओगे किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, और जब आपके कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ होगी तो आप किसी भी एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लास्ट में जो मैराथन क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको लगभग 62 नंबर तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। इनमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्टों को भी मैंने एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई थी। आज का जो मैराथन क्लास है यहां से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है, नया कोई दोस्त है तो उससे गुजारिश करेंगे कि आप लास्ट के हर एक सेशन को कंप्लीट कर लें। सिलेबस में 2 तरीके से आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, एक तो महामैराथन क्लासेस के थ्रू और एक छोटे छोटे सेशन के थ्रू। बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की, तो दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि महामैराथन क्लासेस में जो अपना सिलेबस होगा वो थोड़ा फास्ट होगा और जो सेशन के थ्रू सिलेबस चल रहा है वो बहुत ही डीपली चल रहा है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। बेसिक से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट से एक एग्जामिनर किस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन सोच सकता है या पहले किस तरीके के क्वेश्चन इसने क्रिएट किए हैं या आगे कैसे क्रिएट करेगा, ये सारी अप्रोच मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन महामैराथन क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। दोनों ही आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के जस्ट बाद निकले हो तो आप लोग सेशन के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट करके महामैराथन से हर एक क्लास को बहुत अच्छे से समझते हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ चुका है और उसको जो छोटे छोटे सेशन है उसको पढ़ने में थोड़ी बोरियत हो रही है या टाइम ऐसे लग रहा है कि हमारा ज्यादा खराब हो रहा है, तो वो यहाँ पर आप कर सकता है कि वो अपनी महामैराथन क्लासेस से कॉन्सेप्ट को भी समझ सकता है और क्वेश्चनों की फास्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप लोग करिएगा। आप लोगों का लेवल कैसे है उस लेवल के अनुसार आप लोग अपने आप को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे तो क्वेश्चनों को फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना किस तरीके से, हर एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं है, पहले समझना है, फिर उसको नोट करने के लिए मैं टाइम देता हूं तो फिर उसको आपको नोट करना है। बात क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या है? अभी तक आपने देखा होगा कि जो कंपैरिजन जो आप परसेंटेज निकाल रहे थे वो 2 लोगों का था, या तो 2 संख्याएं निकाल रहे थे या 2 लोगों में रिलेशन था, तो आप अभी तक केवल 2 लोगों तक ही सीमित थे। लेकिन अब यहां से आपका लेवल बढ़ेगा और अब 2 से कितने होंगे? 3, यानी आप रिलेट करेंगे आप 3 लोगों में। किसमें रिलेट करोगे? 3 लोगों में, यानी कंपैरिजन तुलना आप कितने लोगों में करोगे? 3 लोगों में। मैंने क्या बोला? कंपैरिजन। तो मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि जो भी परसेंटेज में पढ़ोगे वो पूरा का पूरा कंपैरिजन ही है। क्या है? एक प्रकार से तुलना है। आप क्या कर सकते हो? एक नंबर से दूसरे नंबर की तुलना करते हो, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हो, तो यहां से आपको क्या मिलता है? परसेंटेज मिलता है। क्या मिलता है? परसेंटेज। तो अभी तक आपने ये सीख लिया है बेहतर तरीके से कि 2 लोगों में कंपैरिजन करें तो उससे जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे कॉन्सेप्टों को आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। आज की महामैराथन क्लासेस से नया लेवल आपका आप हो गया है कि अब आपको 3 लोगों में रिलेशन मिलेगा और जो आपकी कंपैरिजन होगी वो 3 लोगों में होगी। बात क्लियर है? तो बहुत बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको ध्यान से समझना है। जैसे मैंने कहा है 3 लोग, तो यहां पर मैंने 3 लोग ले ली। जैसे मैंने कहा ये पहला, ये दूसरा और एक तीसरा, 3 लोग आपके सामने हैं। मैंने यहां पर क्या बोला कि जो 2 लोग हैं ये तीसरे से 20% ज्यादा और 30% ज्यादा है। ध्यान से सुनो, मैंने लैंग्वेज को क्या बोला है, पेशेंस के साथ समझना है। मैंने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको बोला है कि जो हमारे पास 3 नंबर हैं, हमारे पास जो 3 नंबर हैं इनमें जो 2 नंबर की वैल्यू है वो तीसरे नंबर से क्रमशः 20% और 30% ज्यादा है। यानी 2 नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, पहले और दूसरे नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तीसरे नंबर का पता होना जरूरी है। अगर हमें तीसरे नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से
दूसरे और पहले के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है कि यहां पर जो 3 नंबर है इनमें एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है कि जो तीसरा नंबर है, तीसरे से क्रमशः पहले और दूसरे क्या है 20% और 30% ज्यादा है। कैसे है? ज्यादा है। तो यहां पर आपसे एक एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू का रेशियो क्या है। कौन सी की वैल्यू? पहली और दूसरी की वैल्यू फाइंड कीजिए, या पहली और दूसरी की वैल्यू का रेशियो निकालिए, या आपसे कह सकता है पहला दूसरे से कितना ज्यादा है या दूसरे से कितना कम है, या फिर ऐसे कह सकता है कि जो दूसरा है पहले से कितना ज्यादा है या कितना कम है। बात समझ में आई? ये लैंग्वेज है एक एग्जामिनर की क्वेश्चन को क्रिएट करने की। बात क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, यहां जो कंपैरिजन की जा रही है वो तीसरे नंबर से की जा रही है। किससे की जा रही है? तीसरे नंबर से की जा रही है। और आप यहां पर देख रहे हो जो डाटा है बिल्कुल सिंपल डाटा है। तो क्यों ना हम जब सिंपल डाटा दिया हो तो हमने आपसे कहा है कि वहां पर हम कितना लेते हैं, जब अगर कोई वैल्यू हमें माननी पड़े तो 100 लेते हैं। क्या लेते हैं? 100। क्योंकि 100 लेने से ना तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ती है और ना ही हमें कोई ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को वो क्या करता है? सेटिस्फाई कर जाता है। तो मैंने मान लिया कि जो तीसरा नंबर है वो 100 है। कितना है? तीसरा नंबर हमारा कितना है? 100 है। बात क्लियर है? दो तरीके मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, दोनों को बेहतर तरीके से आपको समझना है। मैंने मान लिया कि जो तीसरा नंबर है वो 100 है। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? 100 है। अब बोला गया है कि जो पहला और दूसरा क्रमशः 20% और 30% ज्यादा है किससे? तीसरे वाले नंबर से। तो यहां पर हमें निकालना कैसे है उसको समझो। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे पहले नंबर की वैल्यू की, तो पहले नंबर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है, यानी तीसरे नंबर का आप कितना लोगे? मल्टीप्लाई फैक्टर 120% आ जाएगा, और 120% का परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इस तरीके से आपका पहला नंबर कितना आ गया? 120। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। दूसरा नंबर क्या है? तीसरे नंबर से 30% ज्यादा। तो तीसरे नंबर को निकालने के लिए, सॉरी दूसरे नंबर को निकालने के लिए आप 100 का कितना निकालोगे? 130%। 130% क्यों निकाला? क्योंकि वो 30% ज्यादा है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट हम निकालेंगे उस नंबर यानी 100 का 130%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 130। तो हमारे सामने पहले नंबर दूसरे नंबर की जो वैल्यू है वो आपके सामने निकल के आ गई। आपको तीसरे नंबर से पहले और दूसरे की कंपैरिजन दी गई थी, आपने तीसरे नंबर को 100 मान लिया, तो यहां पर आपको पहले नंबर और दूसरे नंबर की वैल्यू मिल गई। ये है आपने जब 100 मान कर किया। ये क्या है? 100 मान के किया। अब यहां से अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि पहले और दूसरे नंबर का रेशियो निकालिए, तो पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 120 रेशियो 130। यहां से आप दोनों रेशियो में देखोगे तो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 10 से काट दोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 12 रेशियो 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 रेशियो 13। बहुत ध्यान से समझना है। अब अगर एग्जामिनर पूछता कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप लोग यहां पर देखिए, ये 12 है, ये 13 है। पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 13, तो कितना कम है? 1 कम है। किससे? दूसरे वाले नंबर से। तुलना किससे की गई है? दूसरे वाले नंबर से। तो 1/13 का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से बताया, 7.69%। यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 7.69% कैसा है? कम है, यानी कि क्या है? लेस है। समझ में आई बात? अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो देखो ज्यादा कितना है? 12 से 13 1, लेकिन तुलना किससे की गई है? 12 से, तो 1/12। और 1/12 का मतलब क्या होता है? 8.33%। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 8.33% ज्यादा है। यानी इस कॉन्सेप्ट से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको पहले और दूसरे की वैल्यू निकालिए। दूसरा टाइप आपका कि पहले और दूसरे का रेशियो निकालिए। तीसरा टाइप बन सकता है कि पहला दूसरे से कितना कम है या दूसरा पहले से कितना ज्यादा है, या ऐसे पूछ सकता है कि पहला दूसरे से कितना अधिक है और जो दूसरा है वो पहले से कितना कम है। तो 3 टाइप आपके क्लियर हो गए। चौथा टाइप इसमें क्या बनेगा?
वो कहेगा कि पहले और दूसरे की वैल्यू का सम इतना है, तो आप दूसरे की वैल्यू निकालिए या पहले की वैल्यू निकालिए। जब आपके पास रेशियो आ जाता है तो आप किसी भी टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन को बेधड़क तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती। ये आप बहुत अच्छे से पहले भी सीख चुके हो। लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 62 क्वेश्चन हो गए हैं। 62 क्वेश्चन में आपका बहुत अच्छे से बेसिक मजबूत हो गया है। अब बेसिक मजबूत उसी का हुआ होगा जिसने पहले सेशन से आज तक के सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को लिखा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट किया होगा और बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई कि अगर आप 100 मान के करोगे तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, दूसरा यहां पर देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है और दूसरे तरीके से आप कैसे निकालोगे। आपको दोनों तरीके यूज करने पड़ेंगे। जब जैसा डाटा होगा वैसा आप काम करोगे, जैसा डाटा होगा आपके सामने वैसे काम करोगे। अगर डाटा सिंपल है तो 100 मान करके करोगे, आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर डाटा थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, थोड़ा फ्रैक्शन में हुआ या डेसिमल में, तब आपको कैसे करना उसको भी समझिए। जैसे यहां पर आपको पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया है और तीसरा नंबर। बात को ध्यान से समझना है। यहां पर बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया है कि जो पहले और दूसरे नंबर की वैल्यू है वो तीसरे नंबर से क्रमशः क्या है 12.5% और 37.5% ज्यादा है। ध्यान से समझो, यहां पर क्या बोला गया है कि जो पहले और दूसरे नंबर की वैल्यू है वो तीसरे नंबर से क्रमशः 12.5% और 37.5% मोर देन है, यानी कि ज्यादा है। तो इस कंडीशन में एग्जामिनर कहता है पहले और दूसरे नंबर का रेशियो निकालिए। तो आपको यहां पर 100 मान के करोगे तो फिर आपका डाटा डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी यहां जो फ्रैक्शन में डेसिमल में आपको क्या दी गई है, परसेंटेज वैल्यू दी गई है। तो फिर आपको वहां पर कौन से डाटा को मानना है, आपको इस कंडीशन में किस डाटा को मानना है, आपको समझना है। क्योंकि आपसे इस तरीके की भी डाटा को दिया जाएगा जो सिंपल होगा, एक आपका डेसिमल में भी डाटा हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मानना है, किस तरीके से करना है, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनर हर एक तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप कैलकुलेशन में फंसो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसो, आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ ना पाओ। वो सारी प्रोसेस जो एग्जामिनर के पास हो सकती है वो हर एक प्रोसेस को अप्लाई करेगा, लेकिन आपको उस अप्लाई की हुई प्रोसेस को ही क्या करना है, तोड़ना है। आपको कैलकुलेशन को तोड़ देना है, आपको जो उसकी कॉन्सेप्ट हैंडल करने की क्षमता है उसको बहुत अच्छे से समझना सीखना है। ठीक है, और जो कैलकुलेशन करने की अप्रोच है उसको भी बेहतर तरीके से परफेक्ट करना है। ठीक है, तो होगी कैसे वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो बस पढ़ने की जरूरत है, आप अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगी। यहां पर जो डाटा मानना है उसको क्या मानना है उसको समझो। जैसे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। अगर हम बात करेंगे 37.5% की तो ये कितनी होती है, 3/8। कितनी होती है, 3/8। बात क्लियर है। तो यहां पर आपको जो डाटा मानना है वो डाटा कहां से मानोगे, जो यहां पर जो फ्रैक्शन आपको दी गई थी, जिनमें आपको चेंजेस दिया था, उनकी जो बेस में वैल्यू है उस बेस वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो। जैसे यहां पर 8 है, दोनों में 8 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। तो मैंने तीसरा नंबर जिससे तुलना की गई उस तीसरे नंबर को 8 मान लिया कि तीसरे नंबर की वैल्यू 8 यूनिट है। तीसरे नंबर की वैल्यू 8 यूनिट है। तो यहां पर बोला गया है कि जो पहला नंबर है तीसरे नंबर से 12.5% ज्यादा है। और जब 8 का आप 12.5% निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, 1। और 8 में 1 जोड़ोगे तो पहला नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट। बात समझ में आ रही। आगे देखो, जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से 37.5% ज्यादा है। अगर आप 8 का 37% निकालोगे, 37.5%, तो वो 3 निकलेगा। 8 में 3 जोड़ोगे तो वो तीसरा नंबर कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, 11 यूनिट। तो यहां से आपको पहले और दूसरे नंबर का रेशियो पूछा गया था, तो वो कितना आ जाता आपके सामने, 9:11। कितना आ जाता, 9:11। अगर वो आपसे पूछता कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितने परसेंट कम है, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितने परसेंट कम है, तो आप कैसे निकालते। आप यहां पर देखते, ध्यान से समझते। तो कितना कम है, 2 कम है। किससे, 11 से। किससे, 11 से। आप यहां पर पता है आपको कि 1/11 होता तो 9.09%, और 2/11 2 से और गुणा कर देंगे तो ये कितना कम हो जाएगा, 9 दूनी 18.18%। यानी जो पहला नंबर है
वो दूसरे नंबर से 18.18% लेस है, कम है। बात समझ में आ गई। बात करेंगे कि जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है। तो देखो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और किससे? पहले वाले नंबर यानी 9 से। तो 2/9, अगर 1/9 होता तो 11.11%। 2/9 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 22.22%। बात क्लियर है। तो कम ज्यादा कैसे निकालना है, रेशियो कैसे निकालना है, संख्याओं का पता कैसे करना है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका जो समझने का तरीका है और मेरा जो समझाने का तरीका है बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन बातों को अगर आप लोग मुझसे शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हर एक चीज को शेयर करते हो कि नहीं बेस्ट तरीके से मुझे समझ में आ रहा है और बेस्ट तरीके से हम समझ भी रहे हैं। जब दोनों तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स से एनर्जी मिलेगी, और जब हमें एनर्जी मिलेगी तो बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चनों की बात कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं और हमें कैसे करना था। ठीक है, एक जो बेसिक स्टूडेंट होगा वो कैसे करेगा और आप किस तरीके से फास्ट करके निकल जाओगे। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, यानी लेस है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो बताइए, क्योंकि जब आपका रेशियो निकल आएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपके पास आपका रेशियो होगा तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, कम परसेंट निकाल सकते हो, ज्यादा परसेंट निकाल सकते हो, दोनों संख्याओं की एग्जैक्ट वैल्यू को भी निकाल सकते हो, लेकिन पता क्या चल जाए हमें? रेशियो। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ कंपैरिजन किससे की गई है? तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से तुलना की गई है। जब तीसरी संख्या से तुलना की गई है, डाटा सिंपल है, तो मैंने तीसरी संख्या को मान लिया 100 कि वो तीसरी संख्या 100 है। अब हमें पता करना है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो 100 से 30% कम है पहली संख्या। 100 का 30% निकाला 30, यानी 30 कम करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 70। यानी जो पहली संख्या है वो क्या होगी? 70। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 70 होगी। बात करेंगे दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है। 37 कम कर देंगे 100 से तो कितना बचेगा यहाँ पर? 63। तो यहां से हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में पता चल गई। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 70 और दूसरी संख्या 63 है। हमसे पूछा क्या गया है उस बात पर हम जाएंगे। तो हमसे पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या से यानी 70 से, यानी बेस में हमारा 70 जाएगा। कितना कम है? 70 से 63 कितना कम है? 7। यहां से 7 से काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, और 1/10 का मतलब ही होता है हमारे फ्रैक्शन वैल्यू में 10%। यानी जो आपकी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 10% कम है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट। क्या आप लोग समझ पाए? बात क्लियर है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया? क्या आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ मदद मिली? क्या आपकी थोड़ी स्पीड इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? बेहद तरीके से आप बता सकते हो कि आप में कुछ ना कुछ इंप्रूव जरूर हुआ है। जब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था कॉन्सेप्ट समझाने से पहले तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया, फिर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई, तो आपको बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट पर सेम डाटा, केवल डाटा ही को तो चेंज किया गया है, बाकी तो सारी प्रोसेस सेम है। क्या बोला गया है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। उसमें कम पूछा था, इसमें अधिक है। उसमें कम बोला था, इसमें अधिक है। तो मैंने यहाँ पर 3 संख्याएं थी, पहली, दूसरी और तीसरी। मैंने डाटा को देखकर तीसरी संख्या को कितना मान लिया? 100। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 25% ज्यादा। 100 का 25% 25, यानी 125 हो जाएगी। और ये 65% ज्यादा, तो ये 100 से 65% निकालोगे तो 65, तो कितना हो जाएगा? 165। बात करेंगे हम इनके आंसर की, तो इनने हमसे रेशियो पूछा है पहली दूसरी संख्या का, तो रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो ले लेंगे।
तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 रेशियो, 5 × 15 और 5 × 15, 5 से डिवाइड कर दिया दोनों को तो 25 रेशियो 33। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी हमसे जो पूछा गया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 रेशियो 33। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारा काम है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो निकालो, फिर हमसे जो पूछा गया होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। डाटा देख के मैंने तीसरी संख्या को मान लिया 100, ये 29% कम है तीसरी संख्या से, यानी ये नंबर कितना हो जाएगा आपका? 29 कम है तो 71 हो जाएगा पहली संख्या। ये 37 कम है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 63 हो जाएगी दूसरी संख्या। कैसे निकाली ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि 2 क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो। अब जो पूछा है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, जो दूसरी संख्या है, दूसरी कितना कम है? 63 से कितना कम है? 8 कम है। कौन सी संख्या से तुलना की गई? पहली, यानी 71 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए ऊपर 100% से गुणा कर देंगे। यहां देखो ध्यान से, 80 को 71 से काटेंगे, 800 को 71 से भाग करना है तो 71 एकम 71, ठीक है। कितना बच जाएगा आपका? 9 बच जाएगा, 9 तो 9 90 बन जाएगा। 71 एकम 71, लगभग 11 दशमलव कुछ आना चाहिए। देखो ये 13 है, ये 10 है, ये 12 है, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल एक रिदम में करते जा रहे हैं, पूरा सॉल्व करके देखेंगे फिर आंसर टिक करेंगे, वो तो गलत तरीके हैं, उनसे आपको सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। आपको तो सिलेक्शन इतने से मिलेगा कि आपने यहाँ देख लिया 11 दशमलव आना है इसके बाद, तो यहाँ ऑप्शन को भी 1 मिनट 1 सेकंड देख ले कि क्या ऑप्शन से हमारा टिक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ही बचा है हमारे पास, तो वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? और ये प्रोसेस आपको अभी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आप मेरे इस तरीके की तारीफ भी करोगे और इसी तरीके को आप फॉलो भी करोगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। ये थोड़ा उसने मेंस लेवल का क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। यहां पर देखो, अभी तक वो ऐसे बोल रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी ज्यादा है। अब यहां पर उसने तीनों संख्याओं में रिलेशन दिया है। मैंने मान ली पहली संख्या ये दूसरी संख्या हो गई और ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। बात क्लियर है? ध्यान से समझोगे। क्या बोला गया है कि जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है से कितनी कम है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का मतलब 8 × 24, 25/3% हटाएंगे नीचे 100 जाएगा। 25 छक्के 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी क्या आ जाएगा? 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3%। तो यहां पर हमसे बोला गया है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से इतनी कम है, यानी तुलना तीसरी संख्या से, यानी 12 किसकी वैल्यू मान लो आप? तीसरी संख्या की। अगर तीसरी संख्या की वैल्यू 12 है तो पहली संख्या उससे 8 सही 1/3% कम, यानी कि 1 कम हो जाएगी, क्योंकि आपने 12 माना और 12 का आप 8 सही 1/3% निकालोगे तो 1 निकलेगा, यानी 12 से 1 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 11। यहां पर आपको पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो मिल गया। अब यहां पर आपका दूसरी संख्या से अभी कोई रिलेशन नहीं मिला है, लेकिन आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो कैसा है? 15:16 है, यानी आपकी दूसरी संख्या अगर 15 है तो तीसरी संख्या यहां पर 16 दी है। ध्यान से समझना। अब यहां पर आपको कंडीशन दे दी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो तीनों संख्या है इनका रेशियो क्या होगा, क्या आप इसको निकाल पाओगे? तो आप लोगों को में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसको निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको समझा चुका हूं, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसको परेशान नहीं होना है। बराबर कैसे करते हैं, बराबर किस तरीके से किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट आप रेशियो में कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हो। तो अभी फिलहाल में आप लोगों को पेशेंस रखना है,
मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं आपको उस तरीके को फॉलो करना है। बाद में आपको सारी चीजें क्लियर होने के बाद जब रेशियो में जाओगे तो फिर वहां से आप बेस्ट तरीके से करने लगोगे। और अभी भी मैं एक बेस्ट तरीका ही आपको बताने वाला हूं, बस उसको समझने में आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना है। यहां ध्यान से देखोगे, संख्या तीसरी है, एक ही कंडीशन में तीसरी की दो वैल्यू दी गई है 12 और 16। तो यहां पर आप लोग बताइए क्या ये बात सही है? एक ही कंडीशन में एक संख्या की दो वैल्यू दी गई है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। एक कंडीशन में एक संख्या की एक ही वैल्यू रह सकती है, यानी हमें जो 12 और 16 है इसको एक नंबर बनाना है। तो एक नंबर कैसे बनाएंगे? तो आपका आसान तरीका है कि जिनको भी एक नंबर में कन्वर्ट करना है उनका एलसीएम ले लो। तो मैंने 12 और 16 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 48। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है जिससे पता चल जाएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कंपटीशन में एलसीएम निकालना नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि ये बात तो आपकी एक दो क्लास की बात हो गई है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आप कंपटीशन में आकर के भी ये डाउट रखोगे कि सर एलसीएम बताइए, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा नंबर सिस्टम में, लेकिन आप उसकी उम्मीद बिल्कुल ना करें कि आपको बेसिक से बताया जाए कि एलसीएम कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, आप कैसे निकालोगे। ये पूरा आपका पूरा एक दो क्लास का बेसिक है। तो एक दो क्लास का बेसिक पढ़ाने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से मेहनत करनी होगी। तो यहां पर समझो 12 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना है? 48। अगर हमें 12 को 48 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें 4 से, क्योंकि 12 चौकी 48। तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले 12 में करेंगे, यहां भी करना पड़ेगा। और अगर हम 16 को क्या बनाएंगे? 48, तो यहां पर हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अब आपका यहां से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का रेशियो निकल आएगा। यहां से 4 से 11 में गुणा होगा तो 44, ठीक है, रेशियो। यहां 3 से 15 में गुणा होगा तो 45, रेशियो। और 16 तिया 48, यानी कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए हमने पहली, दूसरी, तीसरी संख्या का रेशियो आपके सामने निकाल दिया। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने आंसर का जवाब देंगे। यहां पर उसने कहा पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। पहली संख्या 44 है, दूसरी संख्या 48 है, इनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं? जो संख्याएं होती है उनको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 44 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 92। और 92 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46। तो उसने कहा है कि जो पहली और तीसरी संख्या का औसत निकले वो दूसरी संख्या से, किससे? दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो ये दूसरी संख्या से कितना कम और ज्यादा है एवरेज, कौन सा? पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम और ज्यादा है। तो 46 है और दूसरी संख्या 45 है, यानी कि ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। किससे? 45 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? इंटू करेंगे 100% से। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20%। और 5 नाम 45। 2 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी लगभग 2.22% क्या है? वो ज्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आपको कहीं पर 1% का डाउट ना रहे, हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। डाउट नाम की तो आपको एक चीज ही ना रहे, सारी क्लियरिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हो, फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे खुद पे बिलीव है कि अगर मैंने जिस तरीके से पढ़ाया और सामने वाले बच्चे ने उतनी ही मेहनत से पढ़ लिया तो फिर उसका सिलेक्शन 100% तय है। उसका सिलेक्शन 100% तय है। ऑफलाइन बैचेस में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन जैसे ही मेरे पास आए, जैसे ही मुझसे उन्होंने पढ़ा और जितनी मेहनत से मैंने उनको पढ़ाया उतनी मेहनत से वो लोग पढ़ रहे हैं, तो आज मुझे रिजल्ट बहुत बेस्ट मिला है उनसे। बहुत अच्छे से उनका रिजल्ट आ रहा है। आज उनका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है और सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेरी तारीफ भी करते हैं कि सर आप बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तारीफ से अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाऊं, मैं तारीफ से अपने आप को ऊपर उठाना नहीं चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आए और आप उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दो। तो इससे मुझे और अच्छे से एनर्जी मिलती है कि हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके उनको सिखाने की कोशिश करना है, उनके टारगेट को पूरा करवाना है, उनकी जो माँ बाप की उम्मीदें हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करवाना है, उनके सपनों को पूरा करवाना है।
तो उसके लिए जितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी उतनी मेहनत मैं करूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा जो एक सिलेक्शन के लिए 100% सफिशियंट होगा और उससे बाहर कभी पूछा भी नहीं जाएगा। इतनी मेहनत मैं कंटेंट को सर्च करने में लगा दूंगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की। तो यहां पर क्या बोला गया है, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। कोई चेंजेस नहीं किया गया, थोड़ा सा टाइप को बदला है, केवल लैंग्वेज के बेस पर। यहां पर भी 3 लोग हैं, ए बी और सी, केवल लैंग्वेज के टाइप को चेंज किया है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है, केवल आपको यहां पर एक चीज को पहचानना है, एक लैंग्वेज को पहचानना है, उसी को आपको पकड़ के रखना है कि हमारी कंपैरिजन किस नंबर से की गई है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें आपकी जो कंपैरिजन की जा रही थी वो तीसरे नंबर से की जा रही थी, तो आप उस तीसरे नंबर को पकड़ करके अपने सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहां पर अब उसने पैटर्न को बदला है, यहां पर बोला है उसने कि जो ए है वो बी से 40% कम है और जो सी है वो ए और बी के योग का 40% है। यानी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए और आपको ए की वैल्यू निकालने के लिए बी की वैल्यू की जरूरत है। तो बेसिक से हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपैरिजन की गई है वो बेसिक तरीके से जो मेन जो आपकी कंपैरिजन की गई है वो बी से की गई है। तो मैंने डाटा को देखते हुए बी की वैल्यू को 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100, कि जो बी की वैल्यू है वो 100 है। तो यहां से हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से 40% कम है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 40% कम है, तो हम यहां से देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू की 60% होगी, क्योंकि 40% कम होना यानी 60% बचना। तो हमने निकाला 100 का 60% 60, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी निकल आई? 60। अब हमें निकालना है सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू के लिए कंडीशन दी है कि आप ए और बी की वैल्यू जो निकले उनका योग निकालो, यानी 100 और 60 160, फिर 160 का आप निकालो 40%, यानी 40% का मतलब 2/5। इसको सॉल्व करोगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। तो इस तरीके से आपकी जो सी है वो 64 आ जाएगी। यानी आपने ए बी सी तीनों की वैल्यू को, जो आपको कंडीशन दी गई थी उससे आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया। 1% का डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमसे आगे और कोई कंडीशन रखी गई। तो उसने कहा है कि जो बी है कितना? 100, सी से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपैरिजन सी से की गई है, सी की वैल्यू को हम बेस में रख देंगे। कितना ज्यादा है? 16 32, जो आपसे पूछा है 100 64 से कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है कि नहीं? अगर हम यहां से देखेंगे, तो 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, कितना आ जाएगा? 9/16। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप लोगों को पता है 1/16 कितना होता है? 6.25%। या आप वैसे नहीं कर पाओगे तो यहाँ 100% से क्या कर लो, थोड़ा 900 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 900% को आपको 16 से डिवाइड करना है। 16 पंचे 80, कितना बचेगा? 10। फिर 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, लगभग 56 कुछ आना चाहिए। देखो ये 36 है एलिमिनेट, ये 40 है एलिमिनेट, ये 60 है एलिमिनेट। केवल यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर, क्योंकि 56 100 में से 96 जाएंगे तो 4 बचेगा ऊपर और नीचे 16। तो जब 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 56 सही 1/4%। कितना आ जाएगा? 56 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहां से? करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? समस्या तो नहीं है, डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट इस क्वेश्चन को टाइम दो, सॉल्व करो, खुद से माइंड को लगाओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तब तक हम देखेंगे कि क्लास में वॉइस और जो आपकी क्लियरिटी है वो सही है कि नहीं है। ठीक है।
किसी से सॉल्व हुआ, किसी ने इसको सॉल्व कर पाया? सबसे पहले तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने ए और बी और सी की वैल्यू का रेशियो फाइंड कर लिया? जिसने ए बी सी की वैल्यू का रेशियो फाइंड कर लिया होगा उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। और जिसने ए बी सी की वैल्यू का जो रेशियो है अगर वो फाइंड नहीं कर पाया तो फिर उसको आंसर निकालना बहुत कठिन हो रहा होगा, क्योंकि मेन तो है ए बी सी तीनों की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड हो जाए। ठीक है, अगर आप वही फाइंड नहीं कर पाओगे तो फिर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? आगे तो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लो। सबसे पहले तो आप लोगों को आज के सेशन में ये बताना है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है क्या आपको वो 100% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो क्वेश्चन है वो आप पूरी तरीके से सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते? अगर मैं ये जो क्वेश्चन है आपको कह दूं कि आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? आपको इस क्वेश्चन को जब समझो तो आपको एक कमेंट जरूर करना है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, या इसमें आपको कौन सा डाउट आ रहा था। क्योंकि जब आपको जो डाउट आएंगे अगर आप वो मुझसे शेयर करोगे तो फिर मैं आपके उस डाउट से खुद में एक डिसीजन लूंगा कि आप लोगों को और कितना बेसिक पढ़ने की जरूरत है, या आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, या आपको कितने और कंटेंट की जरूरत है। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको मैं पढ़ाता जाऊं और आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आए। आपको 100 में 100% ही समझ में आना चाहिए, तभी आप एक एडवांस लेवल पर पहुंच पाओगे। क्योंकि अभी जितना मैं आपको समझा रहा हूं इससे कई गुना ज्यादा है आपके लिए पढ़ने के लिए। अभी तो आपको केवल बेसिक तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। अभी लगभग जो 100 क्वेश्चन है, 100-120 जो क्वेश्चन है ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन का लेवल तो आपका 120 से आगे बढ़ेगा जब आपकी सेकंड नंबर की पीडीएफ में ओपन करूंगा, उसको सॉल्व करवाना स्टार्ट करूंगा, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, वहां से आपका लेवल बढ़ेगा। अभी तो आप केवल एक बेसिक लेवल पर एक बेसिक सीक्वेंस को ही सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपको बेसिक सीक्वेंस वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आगे अगर मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या है? समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। क्या बोला गया क्वेश्चन में? यदि ए बी से 28% अधिक है, ए की जो वैल्यू है बी से 28% अधिक हो गई, और जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के योगफल से 25% कम है, ठीक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी ये आपको निकालना है। सबसे पहले तो यहां पर 3 नंबर है, ए बी और सी, 3 नंबर हो गए। यहां पर बोला गया है कि जो ए है वो बी से 28% ज्यादा है, ए है वो बी से 28% ज्यादा है, यानी तुलना बी से की गई। डाटा को देखते हुए मैंने बी की वैल्यू को मान लिया 100, बी की वैल्यू को मान लिया 100। अब ए की वैल्यू 28% ज्यादा, यानी 100 का 128%, तो कितना हो जाएगा? 128। अब हमसे पूछा क्या गया है, आगे बोला गया जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के योग का 25% कम, 25% कम यानी ए और बी के योगफल का 75% होगा, यानी 228 का 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, 4 से इसको काटोगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 2 17, कितना आ जाएगा? 171। कितना आ जाएगा? 171। पूछा क्या गया है कि जो सी है वो ए से, किससे? ए से, यानी तुलना तो हमारी ए से, यानी बेस वैल्यू हमारी 128 हो जाएगी। अब कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 128 से 171 कितना ज्यादा है? अगर 2 तो 130 हो जाते, ये 41 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। कितना ज्यादा है? 43। परसेंट में बदलने के लिए इसमें किससे गुणा कर देंगे हम? 100% से, यानी 4300 को हमें 128 से डिवाइड करना है। 128 दूनी कितना हो जाएगा? 256, और 3 बार 100 384, यानी 128 दिया कितना हो जाएगा? 384, 384। कितना बचेगा? 16 और 30, कितना हो जाएगा आपका? 46, 16 और 30 46, 460। ठीक है, अब लगभग कितनी बार जाएगा? लगभग फिर से 3 बार जाएगा,
तो 33 दशमलव कुछ आंसर आना चाहिए। देखो जी 28 है, कैंसिल हो गया। ये 32 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये 43 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 43.6% क्या आएगा हमारा सही आंसर। यानी आपको समझ में आ गया कि सॉल्व क्या करना है और कितना करना है, क्योंकि पूरा सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो टेबल भी बड़ी है 128 की, क्योंकि टेबल तो आपको 20 तक ही मुश्किल से आती होंगी। 20 तक टेबल भी नहीं आती होंगी आप लोगों में से, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे क्योंकि कभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उनने 10th क्लास पास आउट की है, फिर उसके बाद तो उनने मैथ को छूना ही बंद कर दिया, क्योंकि आगे की उनको दुनिया पता नहीं था कि जब हम आगे जाएंगे, जिससे हमारी उम्मीदों को पूरा होना है, जिससे हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, वो तो मेन मैथ ही रहेगा। अगर हमें मैथ आएगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे आगे जाके, और अगर मैथ नहीं आएगा तो कंपटीशन में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक एग्जाम मुश्किल से 1-2 ही एग्जाम है जिनमें मैथ नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैथ के बिना आप दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं कर पाओगे। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर जो टाइपिस्ट होते हैं, जो आशु लिपिक बोलते हैं जिनको, जो सचिवालय मंत्रालय में जो ऑफिसर रैंक के जो लिपिक होते हैं, उनकी जो वैकेंसी निकलती है उनमें ही केवल एक ऐसा पोस्ट होता है जिसके लिए मैथ नहीं पूछा जाता है। उसमें केवल इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पूछी जाती है। तो यहाँ पर रीजनिंग भी तो आपको तभी समझ में आएगी अच्छे से जब आपको मैथ आएगा, और 100 नंबर के ऊपर से इंग्लिश आना है, 50 नंबर की रीजनिंग आना है और 50 नंबर की जीएस आना है। तो रोल तो आपका हर एक एग्जाम में मैथ से रिलेट करेगा, लेकिन आपने उन चीजों पर गौर नहीं किया, आपने उन चीजों को स्किप करने की कोशिश की, तो आज उसी का परिणाम है, आज उसी का रिजल्ट है कि आप लोगों को मैथ से इतना डर लगता है। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत ध्यान किया है, खुद पर मेहनत की है, आगे की वैल्यू को समझा उसकी, तो उसने बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को वैल्यू दी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रहा हो। जैसे अगर बात करेंगे, कोई स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस में मैथ से पढ़ाई करके निकला है, तो ऐसा नहीं है कि उसने केवल मैथ पढ़ा हो, उसने बायोलॉजी को भी पढ़ा होगा, उसने केमिस्ट्री को भी पढ़ा होगा, उसने फिजिक्स को भी पढ़ा होगा, हिंदी को भी पढ़ा होगा, इंग्लिश को भी पढ़ा होगा, यानी उसने कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं किया है। जब एक स्टूडेंट मैथ लेकर के सारे सब्जेक्ट कवर कर सकता है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करते, वो आपकी रुचि थी, लेकिन सारे सब्जेक्टों से नॉलेज लेते, वो आपका बहुत बड़ा योगदान देता आज के टाइम पर। लेकिन आपने उस वैल्यू को नहीं समझा है, तो आज हम उसके लिए रो नहीं सकते हैं, आज उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, और जो काम हमने पहले नहीं किया है वो आज हम करेंगे, और आज हम उसको परफेक्ट तरीके से मजबूत करेंगे और आगे के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमारी उम्मीदें और हमारे टारगेट पूरे हो सके। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर कि जब आपको तीनों वैल्यू मिल जाए तो फिर आपको क्या निकालना है, तो आपको सी ए से कितना प्रतिशत है वो आपने निकाल लिया, कितना, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है, और जो जेड की आय है वो एक्स और वाई की आय का जो योग निकलेगा उसका 45% कम है। यानी यहां पर एक्स वाई और जेड की जो इनकम है इनमें एक रिलेशन दिया है। फिर आगे क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम एक्स वाई जेड की इनकम का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो रिलेशन दिया है, जो कंडीशन दी गई है, उन्हीं की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इनकी इनकम का रेशियो निकालेंगे। बात क्लियर है? तो मैंने आपके सामने लिख दिया एक्स वाई और जेड। बात क्लियर है? ध्यान से समझना। यहां पर आप देखोगे एक्स की जो कंपैरिजन है वो वाई से की गई है, और जो जेड है वो एक्स और वाई के जो वैल्यू निकले उनका सम करके उसको 45% कम कर देना है, तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाना है। ये एग्जामिनर ने आपसे बोला है। यानी मेन जो आपकी कंपैरिजन है वो वाई से है, तो डाटा को देखकर मैंने वाई की वैल्यू को कितना मान लिया, 100 मान लिया। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो वो वाई की वैल्यू से 42% अधिक है, क्वेश्चन ने बोला है, और जब हमें 42% अधिक है तो हमें वाई की वैल्यू का कितना निकालना होगा, 142%, मल्टीप्लाई फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। तो जब हम 100 का 142% निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 142। क्या आप इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हमें जो जेड की वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो जेड की वैल्यू जो है वो एक्स और वाई की जो वैल्यू का सम है उससे 45% कम है। अगर कोई वैल्यू 45% कम है तो वो बचेगी कितनी,
55%, क्योंकि किसी की भी वैल्यू हो वो अपने आप में कितनी होती है 100%। तो x और y की वैल्यू का सम क्या हो जाएगा 100 प्लस 142 242। z की वैल्यू 242 का 55% अपन निकालेंगे तो 55 बट्टे क्या हो जाएगा इसका 100। 55 को 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 100 को 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ध्यान से समझना कैलकुलेशन को। यहां पर हम देखेंगे कि 2 से काटेंगे तो 121 आएगा और ये काटेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो 121 में 11 से गुणा करेंगे यानी 11 का क्यूब बन जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 1331 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी 133.1। क्या आप समझ पाए? तो जेड की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई 133.1। बात क्लियर है? अब हमसे जो पूछा है उसको देखेंगे। हमसे पूछा गया है कि जो जेड की इनकम है वो एक्स की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। अब एक्स की इनकम तो है कितनी 142 यानी कंपैरिजन हमारी 142 से की गई है। कितनी कम है जेड की वैल्यू। अब 142 में से अगर हम 133 दशमलव क्या एक को घटाएंगे तो पूरा पूरा कितना बच जाएगा अपने पास 8.9। कैसे देखो आप घटा के देख लेना 142.0 कर लेना और 133.1 कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि ये घटाना भी नहीं जानते होंगे, डेसिमल वाले प्लस माइनस भी नहीं आते होंगे और वो आज कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और खुद को मेहनत भी नहीं करवाना चाहते। अगर आपको नहीं आता है तो मेहनत करके वो आ सकता है, लेकिन आपको ना आने के बाद भी आप मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर कंपटीशन की लाइन में आए हो तो जी जान लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर एक टाइम को आपको सही तरीके से यूज में लाना पड़ेगा, तभी आपको आपके लक्ष्य मिलेंगे, नहीं तो आपके टारगेट कभी पूरे नहीं होंगे। यहां से घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8.9 यानी कि एक्स से जेड कितना ज्यादा है सॉरी कम है 8.9। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से गुणा करेंगे। यहां इसका डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी अब बचा 890% को आपको 142 से क्या करना है भाग देना है। ध्यान से समझो भाग कैसे दिया जाता है, लॉजिकल लैंग्वेज समझो। अगर ये 140 होता तो आप 890 को जब भाग देते 140 से तो 14 छक्के 84 लगभग कितना आता 840 और 142 है तो आप 142 से 890 को भाग करोगे तो 6 बार तो भाग जाएगा, लेकिन कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 6 चौके 24 और 1 25 2 6 और 2 8 यानी अगर आप 142 को 6 बार गुणा करोगे तो 852 आएगा यानी ये 6 बार जाएगा। दशमलव लगाओगे तो आप देखोगे 890 में से 852 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 8 60 हो जाएगा यानी 38 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका 38 और डेसिमल लगाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 142 दूनी 14 दूनी 28 लगभग 2 बार और भाग चला जाएगा। 14 दूनी 42 14 दूनी 42 होता है कितना 14 दूनी 42 क्योंकि अगर 140 होता और 380 को डिवाइड करना है तो 2 बार लगभग क्या है 2 बार तो हम इसको 6.2 के नजदीक कोई ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता है। और मैंने नजदीक का क्यों बोला क्योंकि यहाँ स्पष्ट बोला है उसने कि दशमलव की एक स्थान तक सही बताना है तो आपका 6.7 तो हो नहीं सकता तो आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा सी करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। और ये नया पैटर्न एग्जामिनर ने दिया है कि वो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं देता है जो निकल रहा है, वो उसके आसपास आंसर देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कहीं मेरी गलती तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी कैलकुलेशन लगभग कहां तक जा रही है तो उसके आसपास वाले ऑप्शन को देखना है क्योंकि इतना डिफरेंस तो एग्जामिनर देके रखता है कि ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस देकर ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना चाहता है। तो आपको वो अप्रोच समझ के जाना है, ठीक है। फिर नहीं तो फिर इस कैलकुलेशन में आप एग्जाम हॉल में फंस जाओ और एग्जाम हॉल में वैसे भी प्रेशर रहता है तो आप इसी में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर लोगे, समझे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है यानी ए और बी की जो इनकम है वो 40% है, ए की इनकम बी की इनकम की 40% है और बी की जो आय है वो सी की आय से 24% अधिक है। यहां पर थोड़ा चेंजेस किया गया है यानी अभी आपका लेवल तीसरे पर पहुंच गया है। पहले लेवल में आपको
नॉर्मल दिया गया था, तीसरे नंबर से चेंजेस किया गया था। दूसरे लेवल में आपको क्या है, किसी भी नंबर से वो चेंजेस कर रहा है, किसी भी नंबर से कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन यहां देखो, एक ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या है, एक ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसने कहा है कि बी की वैल्यू से 40% अधिक है। तो यहां ए की तुलना बी से की गई है। और जब आपने आगे लाइन पढ़ा है कि जो बी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू से 24% अधिक है, यानी बी की कंपैरिजन भी सी से की गई है। तो यहां से हमें ए बी सी की जो इनकम है उसका रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू का पता होना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पाए कि हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है? तो यहां से पूरी तरीके से क्लियर हो गया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कि अगर हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम बी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, और बी की वैल्यू निकल आएगी तो फिर हम ए की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो यहां पर मैंने डाटा को देखा और मैंने सी की वैल्यू को मान लिया 100, कि जो सी की वैल्यू है वो 100 है। सी की वैल्यू क्या है? 100 है। तो यहां पर बोला गया है कि जो बी की वैल्यू है वो सी से 24% ज्यादा है, यानी सी की वैल्यू का 124% निकालोगे, सी की वैल्यू का 124% मल्टीप्लाई फैक्टर से, सी की वैल्यू है 100, 100 का 124% मतलब कितना निकलेगा? 124। तो यहां से सी की बी की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी? 124। और बैक में आओगे, ये रिवर्स क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन रिवर्स में हो रहा है, बात समझ में? यहां ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बी की वैल्यू का आप 40% निकालोगे तो वो ए की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू आपको मिल कितनी गई? 124। और 124 का 40% यानी 2/5, क्या है? 2/5। यही तो होता है, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। इसको सॉल्व कर लो तो 248 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 चौके 20, 5 नम 45, ठीक है, 5 नम 45, 5 छक्के 30, लगभग कितना आ जाएगा आपका? 49.6। ए की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 49.6। अब आपसे पूछा क्या गया है, उस पर जाएंगे हम। हमसे पूछा गया है कि जो सी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी तुलना हमारी ए से की गई, तो बेस में हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 49.6। कितना ज्यादा है? अब 49.6 से 100 कितना ज्यादा है, तो हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 50.4। कितना मिल जाएगा? 50.4, क्योंकि 0.6 और 0.4 को जोड़ोगे तो ये 50 बन जाएगा, और 50 50 100 हो जाएगा। तो यहां से कितना ज्यादा हो गया? 50.4, और यहां परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, अगर जी नीचे वाली वैल्यू 50 हो जाती, नीचे वाली वैल्यू 50 हो जाती और ऊपर वाली वैल्यू भी 50 हो जाती, तो लगभग कितना ज्यादा होता? 100%। तो यहां पर हम देखेंगे जो 100% है उनको छोड़ देंगे, बाकी को हटा देंगे। जैसे 50% एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, 75% एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब हमारे पास है दो ऑप्शन, हमारे पास है दो ऑप्शन। तो आप यहां पर देखो, 100 से थोड़ा ही तो ज्यादा होगा, 100 से थोड़ा ही तो ज्यादा होगा, क्या 4 ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो सोच करके अपने कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे, और इसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस अप्रोच से करोगे तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। बाकी अगर आपको भद्दे तरीके से करना है, केवल आपको करने में मजा आ जाए, आपको ऐसा फील हो जाए कि हाँ हमें भाग आते हैं, हमें गुणा आते हैं, अगर केवल अपने आप को इतना एहसास में रखना है कि मुझे भाग अच्छे से आते हैं, गुणा अच्छे से आते हैं, हम सारी चीजों को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर आप पूरा कैलकुलेट कर लो, भाग दे लो। लेकिन मैं तो करने वाला नहीं हूं, मैं तो आपको वही सिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होगा कॉमन सेंस का यूज करके। जिस तरीके से मैंने इसमें करके दिखाया उसी तरीके से आप लोगों को करना है एग्जाम में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है।
क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पूरा कैलकुलेट ना करो, आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप एक रद्दी स्टूडेंट कहलाओगे। आप जिस पोस्ट के लिए अपने आप को देख रहे हो, आप उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं हो। आप उस पोस्ट के लिए काबिल कब हो? जब आपका कॉमन सेंस काम करे। तो उस वैल्यू को आप लोग समझो कि एक एग्जामिनर की थिंकिंग बेसिकली है क्या। बात समझ में आई? तभी तो आपके टारगेट पूरे होंगे, तभी तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है, और जिसको करना है करता रहे, मैं करवाने वाला नहीं हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नया पैटर्न। अब यहां पर उसने नए तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही तो चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलते हैं। मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना है कि कभी एग्जामिनर कॉन्सेप्ट को बदलेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लैंग्वेज बदलेगी, डाटा बदलेंगे, पूछने के तरीके बदलेंगे। वो आपको कॉन्सेप्ट को हिडन करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा। लेकिन आपको परफेक्ट कैसे होना है? आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके की लैंग्वेज में आप उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना सीख जाओ, तो फिर आपको कौन फेल कर सकता है? आपको सिलेक्शन लेने से कौन रोक सकता है? और इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट को 5-5 6-6 साल टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन वो कहां, क्यों देना पड़ रहा है? इस बात पर कोई स्टूडेंट फोकस ही नहीं करता है। वो ये चाहता है कि सभी बच्चों को इतना टाइम लग रहा है। लेकिन मैं कहता हूं आप 8 महीने अच्छे से पढ़िएगा मेरे से, 6 महीने में सिलेबस, 2 महीने में प्रैक्टिस, और अगर सिलेक्शन ना हो तो आप बोलना। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने खुद मेहनत की है और खुद सिलेक्ट होकर दिखाया है। तो सारी चीजें जब मैंने खुद फील की है तो आपको वो चीजें करके भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑफलाइन बैच में भी मैं सारे स्टूडेंटों से एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, पूरी कोशिश है कि आप सिलेक्ट करके मैं आपको दूंगा। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। बात क्लियर है? जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन में पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन में और बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे सामने ऑफलाइन जैसे नहीं होते हैं कि वो कोई भी डाउट हमसे पूछ पाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके हर एक डाउट का जवाब मैं खुद से देने की कोशिश करूं। ठीक है, ऑफलाइन में तो ये होता है कि अगर कोई डाउट मैं छोड़ दूं तो बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन आपके पास कमेंट बॉक्स के अलावा कोई चीज है ही नहीं कि आप कमेंट में दोगे, फिर जब मैं कमेंट देखूंगा तब आपका अगले सेशन में उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक आप उस डाउट को याद रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कल तक आपको डाउट ही याद ना रहे वो, तो आप हमसे कैसे पूछोगे? ऑफलाइन में फायदा रहता है कि आप डायरेक्ट तुरंत के तुरंत क्या पूछ सकते हो, हमसे डाउट पूछ सकते हो। बात समझ में आई? आगे बढ़े क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है कि ए बी का 150% है और जो बी है वो सी का 40% है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है, तो आपको 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू का मान निकालना है। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा उसने लैंग्वेज में उलझा दिया है। वैल्यू तो आज भी 3 लोगों में रिलेट कर रही, ए बी और सी, अभी 3 लोगों से बड़ी ही नहीं है, हम निकालेंगे। उसने कहा है ए की वैल्यू बी की वैल्यू का 150% है। 150% का मतलब क्या होता है? 150/100। यहां से हम सॉल्व करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 होती है। कितनी होती है? 3/2। अगर हम यहां पर देखेंगे ए बी की वैल्यू का कितना है? 150%। बी की वैल्यू का, अगर बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन जिससे की जाती है वो वैल्यू बेस में, अगर बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये एग्जामिनर ने कहा है। आगे देखेंगे, सी जो बी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू का क्या है? 40%। कितना है? 40%। अब 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। अब यहां पर बोला गया है कि जो बी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू का 40% है। अब सी की वैल्यू कंपैरिजन सी से, अगर सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप ध्यान से देखो, यहां तो हमें बी की वैल्यू को बराबर ही नहीं करना पड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली आ गई। तो यहां से ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2:5। तीनों की वैल्यू का रेशियो मिल गया। हमें दिया गया है ए बी सी का सम। तो ध्यान से देखो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है? 20 के बराबर। कितने गुना? हमें दी गई है 2 गुना। हमसे पूछा क्या गया है? 2b प्लस 3c माइनस 4ac। 2b का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 4, प्लस 3c का मतलब क्या हो जाएगा? c की वैल्यू 5, 5 तिया 15। 4a का मतलब क्या हो जाएगा? 4 ती 12 माइनस के 12। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
15 से 12 जाएंगे 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। लेकिन ये 7 हमारा आंसर नहीं होगा, 7 की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी 2 गुना, तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितनी आसान कैलकुलेशन, कितने छोटे छोटे से स्टेप। बहुत सारे स्टेप तो ऐसे हैं कि जिनको हम स्किप कर सकते थे। जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है, क्या हमें इसको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं, यानी ये स्टेप क्या हो जाता है स्किप एग्जाम हॉल में। यहाँ पर ये जो मैंने निकाला है इसको भी स्किप करते, क्योंकि हमें पता था 1/2 कितना होता है 50%, 3/2 50 का 3 गुना कर देंगे तो 150, यानी 150% की वैल्यू 3/2, यानी जे भी नहीं लिखना पड़ता। 2 स्टेप हमारे ये चले गए। और क्या 40% को मुझे लिखने की जरूरत होती है एग्जाम हॉल में? अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं 40% की वैल्यू को क्या यहाँ पर लिखता, नहीं लिखता। यानी कितने स्टेप, 1 और 2, 2 स्टेप को छोड़, सॉरी 3 स्टेप, 3 स्टेप आप लोग स्किप कर दो तो आपके एक स्टेप में ही तो आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन कब? जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी और अच्छा लॉजिक, और अच्छी लॉजिक से क्वेश्चन पूछा है। अब आपका कंटिन्यू लेवल बढ़ रहा है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना सीख रहे हो, क्योंकि बेसिक सीखने के बाद आपका लेवल जरूर बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेम कॉन्सेप्ट से वही रद्दी क्वेश्चन, एक ही केवल डाटा को चेंज कर रहे, सेम लैंग्वेज से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवा रहे और कह रहे हम अच्छे से पढ़ा रहे आपको। हम वो नहीं करते, हम करते क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से जितनी टाइप की लैंग्वेज बनेगी सारे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछा गया है कि किसी संख्या a का 11/5 किसी संख्या b के 22% के बराबर है, और संख्या b किसी तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। यदि c का वैल्यू 5500 रुपए है, 5500 है सॉरी, तो a के 80% और b के 40% का योग क्या होगा, जी आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया है, यानी मेंस का क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। सॉल्व कैसे करना है, यहां से देखो, a का 11/5 बराबर किसके है, b के 22% के। 22% का मतलब क्या है, 22/100। 11 से 22 को काटोगे 2 आएगा, 2 से 50 को काटो 100 को काटोगे 50 आ जाएगा, और इस 5 से 50 काटोगे तो 10 आ जाएगा। यानी a से b का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10। यहां पर a है, ये b है और ये c है। यहां पर बोला गया है a/b, यानी a और b का रेशियो 1/10 है। अगर यहां पर a की वैल्यू 1 है तो वो कह रहा है b की वैल्यू 10 होगी, यानी a और b की वैल्यू का हमें रेशियो यहां से मिल गया है। आगे देखो, आगे उसने कहा है कि जो b की वैल्यू है वो तीसरी संख्या c के 2.5%, 2.5% का मतलब क्या होता है 1/40 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b से c का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा, 1/40, यानी अगर b हमारा 1 है तो c हमारा कितना होगा 40। बात समझ में आ गई? अब यहां से हम निकालेंगे क्या, रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ b सेम है लेकिन b की 2 वैल्यू है, एक जगह 10 है एक जगह 1 है, तो इसको सेम बनाना है तो 10 और 1 का एलसीएम 10, तो ऊपर वाले रेशियो में भी किससे गुणा करेंगे हम 1 से, और नीचे वाले रेशियो में किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो हमारी b की वैल्यू कैसी हो जाएगी सेम। तो यहां से रेशियो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो ये 10 रेशियो 400, और आगे बोला गया है कि c की वैल्यू 5500 है, यानी इस 400 की वैल्यू कितनी दी गई है 5500, यानी हम अगर 1 की वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितनी निकल के आ जाएगी 55/4। हमसे पूछा क्या गया है उसको देखेंगे। हमसे पूछा गया है कि a का 80%, a है कितना 1, और 1 का 80% हम निकालते हैं, a का 80% निकालते हैं तो कितना निकलेगा 0.8, और आगे कहा गया है b का 40%, b है कितना 10, और 10 का 40%, 10 का 40% निकालेंगे तो वो निकलेगा कितना 4, कितना निकलेगा 4, और उसने कहा इन दोनों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ 4.8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको कितना गुना करना पड़ेगा हमें 55/4। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 55/4 है, तो 4.8 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा 55/8 गुना। यहां से देखो जी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 और 11 छक्के 66, यानी वो आंसर हमारा क्या है
66। ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? दिक्कत तो नहीं है? क्या आप इस कैलकुलेशन को करने से घबरा तो नहीं हो? बिल्कुल सिंपल है। और आप ये मत समझना कि इतना सारा हमें एग्जाम में करना पड़े, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। जब आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो शानदार तरीके से आपका परफॉर्मेंस जब हो जाता है तो बहुत सारे स्टेप आपके माइंड में सॉल्व होने लगते हैं। इस बात को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर देना है अभी कि हमें इतना सारा लिखना पड़ा। ये आपको अभी समझाया जा रहा है, अभी आपको आता नहीं था, आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए हर एक चीज को मैं लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। तरुण के पास एक जमीन का प्लॉट था, तरुण के पास एक जमीन का प्लॉट था जिसका क्षेत्रफल बसप के प्लॉट के क्षेत्रफल से 10% ज्यादा था। यानी तरुण है यहां पर, बसव है, और आगे देखेंगे जबकि नकुल यानी तीसरा व्यक्ति नकुल है कि जो पास प्लॉट है उसका जो क्षेत्रफल है वो तरुण के प्लॉट के क्षेत्रफल से 40% ज्यादा है। यदि नकुल के प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, 2695 वर्ग फुट है, तो बसप के प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझो, यहां पर भी वही कंडीशन है तीन लोगों की। अगर तरुण को मैं टी लिख दूं, बसप को मैं बी लिख दूं और नकुल को एन लिख दूं, तो इसमें क्या किसी को दिक्कत होगी? यानी हमारे पास तीन लोग टी बी एन हो गए। अब जो रिलेशन दिया है उसको समझो। यहां पर बोला गया है कि जो तरुण के पास एक जमीन का प्लॉट का था जिसका क्षेत्रफल बसप के प्लॉट से क्षेत्रफल से 10% ज्यादा था। बसप के प्लॉट से 10% का मतलब क्या होता है? बस 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर बसप का प्लॉट 10 यूनिट है तो वो 10% ज्यादा, 10 का 10% ज्यादा यानी एक ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। अगर बसप का प्लॉट 10 है तो तरुण का प्लॉट 11 होगा। बसप का प्लॉट 10 यूनिट है तो तरुण का प्लॉट 11 यूनिट होगा। वो कंडीशन आपको दी गई थी, उससे आपने निकाल लिया। आगे जब बढ़े हम तो उसने कहा है कि जबकि जो नकुल का प्लॉट है उसका जो क्षेत्रफल है वो तरुण के प्लॉट के क्षेत्रफल से 40% ज्यादा है। अब तरुण का प्लॉट तो है कितना? 11 यूनिट। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम 11 का 40% निकालेंगे, 40% ज्यादा तो 140%, 11 का 140% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डेसिमल में कैलकुलेशन जाएगी। तो मैंने इन दोनों रेशियो में 10 से गुणा कर दिया, तो ये बसप का 100 यूनिट प्लॉट बन गया और ये 110 बन गया। और फिर जो नकुल का क्षेत्रफल है वो तरुण के प्लॉट से 40% ज्यादा, यानी तरुण के प्लॉट है 110 और 40% ज्यादा यानी मल्टीप्लाई फैक्टर 140%, तो 100 से भाग कर दोगे, परसेंट हटाओगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 चौकी 44 और 11 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 154 नकुल का जो प्लॉट होगा उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 154। तो आपने तरुण, बसव, नकुल तीनों के प्लॉट के एरिया का रेशियो फाइंड कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। उसने कहा है कि जो नकुल का प्लॉट है उसका क्षेत्रफल है 2695, यानी उसका क्षेत्रफल 154 यूनिट आया है। जो रेशियो निकाला इसकी वैल्यू 2695 दी गई है। हम देखेंगे यहां से तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, ठीक है, 4 बचेगा, 11 चौकी 44, 11 पंचे 55, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 35। हमें निकालना क्या है? हमें बसप का प्लॉट निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालना है। 2 को 100 बनाने के लिए हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 50 से। किससे करेंगे? 50 से। तो 100 यूनिट जो बसप का प्लॉट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 5 25 25, 2 5 15 और 2 17, 1750 वर्ग फुट, 1750। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है और बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। सिंपल सा तरीका। वही पिछला पैटर्न, तीन लोग रीना, सुनीता और
कौन है? बीना। ध्यान से देखो, रीना को मैंने आर लिख दिया, सुनीता को मैंने एस लिख दिया और बीना को मैंने बी लिख दिया। अब यहां पर बोला गया कि रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। तो यहां से रीना यानी आर के वेतन का कितना? 24%, और सुनीता यानी एस के वेतन का 38%। ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। यहां से हम दोनों की जो इनकम है उसका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 19 आ जाएगा। यानी रीना और सुनीता के वेतन का जो रेशियो है वो 19:12। अगर सुनीता का जो वैल्यू है वो 12 यूनिट है, तो आपकी जो रीना है उसका कितना होगा? 19 यूनिट। आगे क्या बोला गया कि जो बीना की वेतन है वो रीना और सुनीता की कुल वेतन का 2/3 है। अब देखो 19 और 12 इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20, 30, 31, कितना हो जाएगा? 31। 31 का 2/3, 2/3। लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो उसने कहा है बीना की इनकम तो है 62,000, यानी इस इतने यूनिट की वैल्यू 62,000 के बराबर है। कितनी है? 62,000। सॉल्व करेंगे, 31 दूनी 62, 2,000। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 1,000, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 3,000। 3 से यहां गुणा हो जाएगा तो 3,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 के बराबर है। तो सुनीता का वेतन तो है 12 यूनिट। कितना है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू को 12 गुना कर देंगे 3,000 को, तो कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36,000। यानी सुनीता का वेतन कितना था? 36,000। बात क्लियर है? तो आज की जो मैराथन क्लासेस है इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से आज का सेशन लगा होगा और बेहतर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जिस डायरेक्शन में मैं आपको मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको वो इंप्रूवमेंट मिले आपको खुद, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, तो आपको वो सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी और बेहतर तरीके से आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। एक ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको आज 5 क्वेश्चन देने वाला हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट से है। इसमें आपको कैसे निकाला है, किस तरीके से निकालोगे, वो सारी चीजें लिखना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज कर करके इसको क्या कर सकते हो, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है आपका, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, केवल पहले 3 लोग थे, अब 4 लोगों में कंपेरिजन यानी डी तक पहुंच गए हो आप, यानी नया पैटर्न है, कॉन्सेप्ट वही है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देख लिया। चौथा आपका जे क्वेश्चन रहा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दे रहा हूं, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है, आप लोगों ने कितना सीखा है। आपको बेहतर पढ़ाया जाएगा, आपको बेहतर बनाया जाएगा, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इसको कहने की कोशिश करना है। नेक्स्ट जो मैराथन होने वाली है उसमें ये सभी क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करूंगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं आ रहे। अरे भाई, परेशान नहीं होना है, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, क्या आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे। आप जब खुद से सॉल्व करोगे और उनका आंसर कमेंट में करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग मेहनत से पढ़े हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। तो 80 तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है, यानी 5 क्वेश्चन मैंने आपके वर्क के तौर पर दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को नंबर डाल के कि 77 का इतना आंसर है, 76 का इतना आंसर है, और यहां तक तो 75 का क्या आंसर है, और 74 तक मैंने करवा दिए। लगभग मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, कमेंट के लिए दिए हैं, तो सारे आंसर आपको देना है। इनके किस तरीके से आप आंसर निकालोगे, क्या आपके डाउट्स हैं उनको शेयर जरूर करना है। जो भी आपको डाउट आएंगे सारे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे, 1% भी आपका डाउट नहीं रखा जाएगा। बस आपको डाउट पूछना है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी मेहनत से आप लोगों को भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी 100% जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें रखे बैठे हैं लोग, और आपको उन उम्मीदों को पूरा करना है।
अगर लाइफ में आप सफल हो जाते हो तो बहुत सारी खुशियां आपके घर में आ सकती हैं। और अगर आप कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि आज आप मेहनत नहीं करोगे और फिर लाइफ में आप सफल नहीं हो पाओगे, तो आपके परिवार की बहुत सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। तो अपनी उम्मीदों को कायम कर रखने के लिए, उम्मीदों को बनाए रखने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आप आज के टाइम में मेहनत कीजिएगा। साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको सारी चीजें खुद में ही करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग इस बात का भ्रम बना के बैठे हैं कि आज हमें कोई फैमिली साथ दे, तो वो साथ देने वाली नहीं है। क्योंकि जब आप किसी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो सफल होने के लिए आपको अपने पैरों को खुद उठाना पड़ता है। आपके पैरों को दूसरा उठा नहीं सकता है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद आगे बढ़ना है, आपको आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। और जब आप सफल हो जाओगे उसके बाद तो भीड़ आपके आसपास इतनी होगी कि आपको उनसे मिलने का टाइम भी नहीं होगा। लेकिन जब आप आज के टाइम में एक संघर्ष की दुनिया में जी रहे हो तो आज तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। ये बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से रख लो, ठीक है। तो मेहनत करो, पढ़ो, लक्ष्य को बना के चलो, आपके लक्ष्य पूरे होंगे। ये बात बिल्कुल 100% तय है, इसमें कोई भ्रम नहीं रखना है कि हमारे टारगेट पूरे होंगे कि नहीं होंगे। मेहनत करोगे, टारगेट पूरे होंगे, आपको सारी अचीवमेंट मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। इतने ही जोश और उम्मीद के साथ नेक्स्ट मैराथन में मिलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्टों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।